यूपीएससी हरियाणा 2015 के सेट वाले एग्जाम में से सेट वाले पेपर में से हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैलून है और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। जब वो कुछ एक स्पेसिफिक हाइट एच पे पहुंचता है तो उससे एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है। किसको? स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अब ये देखिए, अगर ये बैलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जैसे ही हम जस्ट स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो स्टोन कुछ टाइम के लिए, जस्ट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, ये बैलून की वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा। वाई इट विल गो अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ द बैलून जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब ये क्या होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो मान लीजिए ये यू से ऊपर गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है कि हमें बताना है कि जब ये जस्ट बैलून को ड्रॉप किया गया तो उसकी वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन प्लॉट करना है। तो देखिए, जो भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो भी नीचे की तरफ है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो आपको पता है जी तो नीचे की तरफ रहता है तो जी तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए, मान लीजिए किसी भी टाइम टी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो वी है, तो जैसे ड्रॉप करेंगे तो जो स्टोन की जो वेलोसिटी रहेगी वो तो ऊपर की तरफ रहेगी। तो वो यू हमने मानी है, मान लीजिए वो पॉजिटिव है तो हमने इसको प्लस यू कह दिया। अब देखिए, हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू, ये v भी हमारी मान लीजिए ऊपर की तरफ होगी किसी टाइम, ये तो साइन अपना कैरी करके लेके आएगी वाट एवर इट कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो u माइनस जी इंटू टी। तो अब यहां से देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों कि हम क्या करेंगे, इसको अगर y मान ले, इसको अगर हम y इंटरसेप्ट मान ले, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान ले, एम एक्स। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के ऊपर हम बी ले लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। अब इसको प्लॉट कीजिए, कंपेयर करेंगे हम इसको v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी को y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। तो c हमारा कितना आएगा u, और ये किधर पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां कहीं v एक्सिस के इस ओरिजिन से ऊपर आएगा। अब देखिए, जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, माइनस जी। तो नेगेटिव स्लोप रहेगा तो इसका मतलब इस तरह से, तभी तो स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, और ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब ये देखिए, तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनेगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम। और आप दूसरा क्या कर सकते हो कि जस्ट बाय सीइंग द ऑप्शंस आप इट भी कर सकते हो। क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जैसे आप ड्रॉप करोगे तो ये जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ऊपर की तरफ होगी और कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगी और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो ग्राफ है आपका ये ऐसे बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम ऑफ द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द बैलून। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हमारे पास एक रोड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ये क्या करती है, ऐसे वर्टिकली इस ग्राउंड के ऊपर खड़ी हुई थी और क्या हुआ कि ये अपने वेट की वजह से ऐसे गिर गई। तो जैसे ये ऐसे गिरती है तो जो इसका मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन द रोड इज स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये रोड ऐसे अपनी वर्टिकल पोजीशन में है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, इस रोड का मास और हमारे पास mgh। h जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो mg/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे ये रोड गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास के ई रोटेशनल, वो क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर स्पीड, ऐसे गिरेगी ना, तो ये हमारी ओमेगा हो गई। अभी देखिए जो आई है, आई क्या है, आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अबाउट लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसके अबाउट ये घूमती हुई गिरेगी वो रहेगा इसका ये एंड पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, और इसके अबाउट इसका आई कितना होता है रोड का, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी एंगुलर स्पीड है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, mgl/2 हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m गया, एक l से एक l गया, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3g
और L डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां से ओमेगा क्या आ गया, अंडर द रूट 3g अपॉन L। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो ओमेगा नहीं पूछा हुआ था, वो पूछा हुआ था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट विद विच इट स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड। तो आपको पता है जब भी अगर रिजिड बॉडी की ओमेगा दे रखी है तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से देख लो इसकी कितनी दूरी है। ये हमारे पास क्या, ये कितना हो जाएगा, अगर पूरा L है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, L अपॉन 2। तो अब जो अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी है जब ये ग्राउंड से टकराएगा, तो मान लीजिए v इज द स्पीड, तो वो क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू L अपॉन 2। तो यहां से ये देखिए अंडर रूट 3g अपॉन L इंटू L अपॉन 2। इसको अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3g, ये L स्क्वायर बन जाएगा, एक L से एक L स्क्वायर का एक L कट जाएगा, तो 3gL और ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द आवर वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट विद विच इट स्ट्राइक्स विद ग्राउंड। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि मान लीजिए एक जेट प्लेन है जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, और जब ये ऑब्जर्वर के हेड के ऊपर होता है तो ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 60 डिग्री एंगल पर आती हुई अपीयर होती है। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ जेट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ये वाले जो डिस्टेंस है इसको हम डी मान लेते हैं। अब सीधी सी बात है, जब जेट यहां से यहां आएगा तो साउंड यहां से इधर आएगी, तो दोनों का जो टाइम टेकन रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसमें हमने टी टाइम मान लिया, इसको हमने d1 मान लिया, तो इसको टाइम टी मानना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेम है। तो अब यहां से देखिए जो वीजे हमारे पास हो जाएगी, वीजे मतलब वेलोसिटी ऑफ द जेट, ये डी अपॉन टी हो जाएगी, और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी, d1 अपॉन टी हो जाएगी। अब आपको पता है, ये देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं d अपॉन d1 लू, d अपॉन d1, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, cos ऑफ 60। अब यहां से देखिए मेरे को जो निकालना है वो निकालना है वेलोसिटी ऑफ द जेट, तो यहां से जो d होगा दैट विल बी इक्वल टू d1 cos 60, और cos 60 कितना होता है 1 अपॉन 2, तो यहां से d क्या आ गया, d इज इक्वल टू d1 अपॉन 2। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, जो vj मेरे पास होगी वो कितनी हो जाएगी, मैं अब d की जगह d1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं d1 की टर्म में, तो d1 अपॉन 2 और t। ये जो d1 अपॉन t है ये क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है v, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द जेट कितनी आ जाएगी, v अपॉन 2। दिस इज माई आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस को चेंज कर रखा है और फिर पावर डिसिपेटेड पूछ रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कह रखा था कि मान लीजिए इफ जो करंट है उसको हम इंक्रीज कर दे किससे, बाय 100%, और जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिक्रीज कर दे, डिक्रीज टू 25%। तो जो पूछा हुआ था बाद में कि what will be effect on power dissipated, this was the question। तो अब ये देखिए यहां पे आपको ध्यान देने की बात, अगर बाई लिखा हुआ ना, बाई, आपको जो नोट करने की बात है वो बाई और टू लिखा हुआ तो मतलब डिक्रीज करके उतना कर दिया, और बाई लिखा हुआ तो मतलब उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया उतनी अमाउंट से। तो अभी देखिए आई इज इंक्रीज बाय 100%, तो इसका मतलब आई को कितने अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, 100% करेंगे तो आई इंक्रीज हो जाएगा। तो जो नया जो हमारे पास I1 आया वो कितना आया, 2i। अब जो यहां से हम रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया 225%, तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 आएगा वो 25% हो गया किसका, R का, तो 25 अपॉन 100 इंटू R, तो ये हमारे पास कितना हो गया, R अपॉन 4। अब यहां से देखिए पहले क्या था, पहले करंट I था, रेजिस्टेंस R था, तो जो पावर डिसिपेटेड थी वो हमारे पास क्या थी, I स्क्वायर इंटू R। अब I1 और R1 आ गया, तो P1 क्या आ जाएगी, I1 स्क्वायर इंटू R1। I1 हमारा कितना है 2i, इसका स्क्वायर इंटू R1 कितना है R अपॉन 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, I स्क्वायर इंटू R।
तो यहां से देखिए जो P है वो आई स्क्वायर इंटू आर और जो P1 है वो भी क्या आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसका मतलब दोनों हमारे पास पावर डिसिपेटेड पे इफेक्ट क्या रहेगा, पावर जो डिसिपेटेड रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग टाइप कंडक्टर था, उसको बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा था वाया एमीटर। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रखा था कि ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है और इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से वाया एमीटर। तो ये आपकी बैटरी है और ये आपका एमीटर है। ये देखिए, अब यहां पे क्या किया कि एक बार क्या कहता है कि ये जो एंड है इसको इसने ए और बी दे दिया और जो ये वाला एंड है इसको इसने A2 और B2 कह दिया और ये है A1 B1, यू कैन से B3 और ये वाला जो दे रखा था ये A3 और ये B1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जब हम इस रिंग के अक्रॉस AB को कनेक्ट करें, व्हेन AB इज कनेक्टेड, तो जो करंट फ्लो करता है सर्किट में से AB क्या, ये जो AB A1 B3 A2 B2 है ये सारी कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टिंग वायर की एक खास बात रहती है, अक्रॉस द वायर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखिए जब ये कहते हैं कि AB को कनेक्ट करें तो जो हमारे पास करंट आया वो आया हमारे पास I। तो ये लो भाई, हमने AB कर दिया इधर कनेक्ट और ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई और इधर हमारा एमीटर है। तो ये कह रहे हैं जो करंट आया I1, क्वेश्चन में कह रखा था I1, यू कैन टेक एनीथिंग, कॉन्सेप्ट विल बी रिमेन सेम। तो जो I1 हमारे पास आया, ऐसे ही जब हम A1 B3 को कनेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन में कह रखा था कि मान लीजिए करंट फ्लो जो हुआ अक्रॉस द सर्किट वो हमारे पास है I2, ये लीजिए I2। और ऐसे ही कह रखा था कि जब A2 B2 को कनेक्ट करेंगे तो जो करंट आएगा वो आएगा I3। तो अब देखते हैं A2 B2 को कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, ये A2 ये B2 और ये हमारा एमीटर। तो कह रहे हैं कि जो सर्किट में करंट फ्लो किया वो किया I3। अब क्वेश्चन में क्या था कि आपको कंपेयर करना है, कंपेयर I1 I2 और I3। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कितने इक्वल, अगर हम इन सभी को एक साथ रख दें तो कितने इक्वल पार्टीशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्टीशंस हमारे पास हो गए। आपको पता है क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है और क्वेश्चन में कह रखा था कि जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है वो सेम है अक्रॉस द पूरा का पूरा कंडक्टर। अब यहां से देखिए, अब सीधी सी बात है, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ, 8 इक्वल पार्टीशंस है तो इसका मतलब जो लेंथ रहेगी इंडिविजुअल पार्ट की वो सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि ये एक पार्ट का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R। तो यहां से देखिए अगर हम R मान लेते हैं तो इस वाले पार्ट में देखिए ये वाला तो हमारे पास R हो जाएगा और जो ये बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितने पार्ट थे, 1 2 3 4। अगर ये इतना R हो गया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3R। ऐसे ही इधर देखिए ये वाला अगर हमारे पास R हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3R। और इस A1 B3 का क्या रोल है, इसका ये रोल है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना सेम पोटेंशियल पे है। ऐसे हम इधर क्या कर सकते हैं, ये देखिए इधर 2 पार्ट आएगा तो इसका मतलब ये 2R हो गया, ये वाला भी कितना हो गया, 2R हो गया, ये वाला भी कितना हो गया, 2R हो गया और ये वाला भी कितना हो गया, 2R। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले केस में अगर हम देखें तो ये देखिए जैसे ही करंट इधर आएगा इस वाले पोर्शन का तो रेजिस्टेंस है, इस वाले पोर्शन का, और इस वाले पोर्शन का भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहां से देखिए
तो करंट क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा, सीधा यहां से आएगा और सीधा यहां से निकल जाएगा। तो अक्रॉस द जो सर्किट रहेगा, बाकी जो सर्कुलर रिंग का जो पोर्शन रहेगा, उसमें हमारे पास देखिए क्या रहेगा, जो करंट का जो अमाउंट रहेगा I1 का, वो तो बहुत हाई रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो करेगा, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो I1 आ गया इन्फिनिटी इस केस में। इस वाले केस में देखते हैं, जो बैटरी है इसका वोल्टेज हम V मान लेते हैं। तो ये देखिए यहां से हम चलेंगे, ये वाला पॉइंट हम M मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट हम N मान लेते हैं। तो अब देखिए M और N के बीच का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहां से देखिए, यहां से यहां तक तो ये R है ना, तो यहां से यहां तक ये R हमारे पास हो गया। और अब ये देखिए इधर जो रहेगा ये वाला पॉइंट A1 और ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारे पास B3। अब ये रेजिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास है 3R। अब यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 3R और ये R, कुछ इस तरह का बनेगा M और N के बीच का जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है वो। तब ये देखिए ये दोनों हमारे पास किसमें है, ये दोनों हमारे पास हो गए एक दूसरे के साथ पैरेलल में, और ये वाले किसमें, ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में। और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ये देखिए 3R और R का हमारे पास कितना इक्विवेलेंट आएगा, अगर 3R और R का देखें तो जो अब जो सर्किट रिड्यूस होगा वो ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास M, ये N, तो ये R इंटू 3R और R प्लस 3R, तो यहां से आ गया 3R/4। ऐसे ये भी क्या आएगा, 3R/4। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो दोनों है 3R/4 और 3R/4 किसमें है, सीरीज में है। तो जो इक्विवेलेंट आ जाएगा इसमें अक्रॉस द MN, वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू 3R/4, तो 3R/2 हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया। तो अगर हम I2 निकालूं तो I2 क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ लगा देते हैं, V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2V/3R, ये I2 आ गया। ऐसे अगर मैं इसमें I3 निकालूं तो ये देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये 2R, ये 2R, ये 2R और ये 2R किसमें है, पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R। वही बात है, मैं इसको M मान लेता हूं, इसको N मान लेता हूं, तो ये देखिए ये M हो गया। और इस M और N के बीच में अगर मैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूं तो देखिए प्यारे बच्चों कि ये मेरा 2R और ये मेरा 2R और ये सेम पोटेंशियल पे A2 B2, और यहां से देखिए ये भी हमारा 2R और 2R, तो ये वाला N हो गया। तो अब ये देखिए 2R और 2R है, ये तो पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R, और फिर इनका भी इक्विवेलेंट कितना होगा R, और दोनों R और R किस में होंगे, सीरीज में। तो जो इस केस में जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा अक्रॉस MN, वो आएगा R प्लस R 2R। तो यहां से अगर मैं करंट निकालूं I3 तो वो मेरे पास आएगा, बैटरी का वोल्टेज तो सेम है पूरे क्वेश्चन में, तो V/2R। अब देखिए I3 आ गया, I2 आ गया, I1 आ गया। कंपेयर कीजिए, I1 तो इन्फिनिटी है, अगर I1 इन्फिनिटी है तो मतलब सबसे ज्यादा तो यही हो गया। तो इसका मतलब I1 इज ग्रेटर देन, अब भाई I2 I3 में से देख लेते हैं, ये वाला हमारा कितना होगा, ये वाला हमारे पास होगा 0.67 V/R और ये होगा 0.5 V/R। कौन सा ज्यादा, I2। तो I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I3। दिस इज आवर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम स्फेयर दे रखा है, और जो ये क्वेश्चन जो NTSC 2015 में जो पूछा गया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन NTSC ने 2019 में पूछा, बस टेम्परेचर बदल दिया। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम स्फेयर है और उस एल्यूमिनियम स्फेयर को हमने वाटर में डिप कर रखा है। ये देखिए ये हमारे पास वाटर है इस कंटेनर के अंदर, और हमने इधर एक एल्यूमिनियम स्फेयर को डिप कर रखा है। ये वाला जो वाटर है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए हमारे इसमें दे रखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और अब सेम एल्यूमिनियम स्फेयर है और दूसरा कंटेनर है, इसमें जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है ना। जो लिक्विड है वो क्या है, इसमें भी वाटर और इसमें भी वाटर। तब ये क्या कह रहा है कि इस पे जो बायंसी है हमारे पास B1 है और इस पे जो बायंसी है वो B2 है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कंपेयर B1 एंड B2।
तो प्यारे बच्चों आप एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन वाटर में एक एक्सेप्शन होता है। देखिए 0 से जब हम 4 जाएंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना, लेकिन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डेंसिटी हमारी होनी चाहिए डिक्रीज जैसे टेम्परेचर। लेकिन जो एनामोलस बिहेवियर होता है वाटर का, वो क्या कहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर की डेंसिटी वो मैक्सिमम होती है। ये एक्सेप्शन है, आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए इस केस में देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तो दे नहीं रखा, तो हमारा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। तो जो बायंसी होता है, बायंसी होता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज इनटू जी। तो अब यहां से देखिए V तो सेम है क्योंकि सेम हमारे पास एल्यूमिनियम स्फीयर है, G सेम है, तो जो बायंसी रहेगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब यहां पे देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस पे है, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी मोर देन डेंसिटी एट 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर के साथ घट जाती है। तब यहां पे देखिए जो डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इस केस में बायंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बायंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी। तो इसका मतलब B1 इज ग्रेटर देन B2। दिस इज आवर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड पे था। ये सिंपली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दे रखा है आपको ऐसे, और कह रहा है कि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागा जा रहा है और जो प्रोटॉन है वो भी इधर भागा जा रहा है ना, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन था कि जो फोर्स लगेगा, ये जो दोनों ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है, जो ये मोशन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, और जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से एक इधर है, ये इन प्लेन ऑफ पेपर है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए जो फोर्स लगेगा ना दोनों पे, वो किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों सिंपल सा रूल बताते हैं, हमने बताया था राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जब भी आप फोर्स निकालो मैग्नेटिक फोर्स, तो जो आपको जो अपना राइट हैंड का जो कर्लिंग है वो किधर, मोशन से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हुए आपको फोल्ड करना है। जो थंब होगा वो क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो कर्लिंग जो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज की मोशन से जाएगा। तो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो वेलोसिटी वो इधर है, तो कर्लिंग हम इधर लेके गए, कौन से हैंड की, राइट हैंड रूल की। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ले जाते हुए मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो थंब किधर आया, आपकी तरफ। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आउटवर्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर। अब देखिए जब हम ये राइट हैंड रूल लगाते हैं तो जो मोशन लेते हैं वो लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज की। अब ये हमारे पास कह दिया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन की तो मोशन इधर हमें कंसीडर किधर करनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली वी आर टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये इधर हो गया। तो अब ये देखिए राइट हैंड रूल लगाइए भाई। राइट हैंड रूल हमारे पास ऐसे, मोशन से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हुए अंदर, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर तो लगेगा आउटवर्ड। तो अगर मैं फोर्स को दिखाना चाहूं तो ऐसे फोर्स प्रोटॉन के ऊपर ऐसे डॉट, डॉट मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इसके ऊपर अगर मैं फोर्स दिखाना चाहूं तो इनवर्ड। एक तो ये जो मैंने निकाले कौन से रूल से निकाला, राइट हैंड रूल से, ये तो था क्विक, सेकंडों में आंसर। अब एक जो दूसरा रूल है वो हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो कौन सा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे भी आप निकाल सकते हो, आपका सेम आंसर आएगा। बस आप ध्यान ये रखना जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है। ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये करंट रहेगा, और ये आपका फोर्स रहेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो हीट से पूछा हुआ था कि हमारे पास मान लीजिए 3 बॉडीज हैं, उनका जो मास है हमारे पास वो दे रखा था, टेम्परेचर दे रखा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी थी। मान लीजिए हमारे पास 3 बॉडीज हैं, इसका मास है m1, c1 और इसका टेम्परेचर है T1। ये हमने कह दिया बॉडी 1। जो दूसरा बॉडी हमारे पास दे रखा था उसका मास था m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास थी C2, टेम्परेचर था T2। ये हमारे पास बॉडी नंबर 2 है।
बॉडी नंबर जो थर्ड था उसका मास दे रखा था m3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C3 और जो टेम्परेचर था वो T3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम तीनों को कांटेक्ट में ले आएंगे तो सीधी सी बात है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा। जब इन तीनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हमने इसको T मान लिया, ये निकाला। एक कंडीशन दे रखी थी कि जो हीट लॉस टू सराउंडिंग है, ये कंडीशन दे रखी थी हीट लॉस टू सराउंडिंग इज 0। तो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को समझिए। जब सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिस्टम के अंदर ही। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए सबसे पहले हम इसकी हीट कैपेसिटी लेते हैं इसकी। तो Q1 हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 C1 T1। अब इसकी ले लीजिए। Q2 हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 C2 T2। Q3 हमारे पास क्या हो जाएगा, Q3 हमारे पास हो जाएगा M3 C3 T3। अब जैसे ही ये हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आएगा तो जो नया जो हीट कैपेसिटी आएगा उसको हमने कह दिया Q1 डैश, वो आ जाएगा M1 C1 T। और यहां से जो आएगा वो आएगा Q2 डैश, वो आ जाएगा हमारे पास M2 C2 T। अब TT लेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया, तीनों का सेम टेम्परेचर रहेगा। Q3 डैश जो हमारे पास आएगा वो आएगा M3 C3 T। अब देखिए अगर मैं डेल्टा क्यू लूंगा, डेल्टा क्यू मतलब जो हीट में जो चेंज होगा, मतलब हीट सिस्टम में गई या सिस्टम से बाहर गई, क्या होगा, वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ नहीं है, कुछ कह नहीं रखा है, और ना वर्क डन बाय सिस्टम कुछ हुआ है। तो जो डेल्टा क्यू रहेगा ना वो रहेगा 0। डेल्टा क्यू क्या रहता है, जो क्यू फाइनल जो रहता है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ये हमारा डेल्टा क्यू रहता है। अब देखिए इस केस में तो हमारा क्यू फाइनल ये है ना, तो इसका अगर हम डेल्टा क्यू लेंगे इस पहले वाले बॉडी का, तो हमारे पास आ जाएगा M1 C1 T माइनस M1 C1 T1। अब देखिए ये हमारे पास डेल्टा Q1 आ गया पहली वाली बॉडी के लिए। टोटल जो डेल्टा Q है ये पूरे सिस्टम का डेल्टा Q एस इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहां से देखिए M2 C2 T माइनस M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T माइनस M3 C3 T3 इज इक्वल टू 0। यहां से जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें T निकालना है। तो आप T को निकालोगे तो T वाली टर्म को इधर के बाकी को उधर भेज दीजिए। तो जब आप T को भी कॉमन लोगे तो हमारे पास ये आएगा M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3 इंटू T। सभी से T कॉमन आ जाएगा तीनों से। माइनस वाली टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T3। तो यहां से जो T आएगा निकल के, T क्या आएगा, T जो मेरा आएगा वो ये आएगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T3 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3। दिस इज माय फाइनल आंसर। अब क्या करता है कि फिजिक्स में बहुत बार जो टेम्परेचर T है ना, इस T को इसको थीटा से भी दिखा देता है। तो एक्चुअल में जो है यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारे पास Q है, ये थीटा टेम्परेचर नहीं है, इधर ये हीट कैपेसिटी है। अब देखना अगर जो हरियाणा एनटीएससी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें T1 की जगह θ1, T2 की जगह θ2 और T3 की जगह θ3 लिखा रखा था। So my dear students, these were the main questions in which we need to think little bit. So thank you my dear students.